नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वंदे मातरम और आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा दर्शन उसका सौहार्द और उसका अपनत्व है। भारतवर्ष की पहचान उसकी मिली जुली संस्कृति से है और पाकिस्तान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब भी यही है। गंगा जमुनी इस तहजीब के ताने बाने को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने इस बार नेपाल के रास्ते साजिश रची है। ये खबर सबसे पहले आपको आज दिखाएंगे। नेपाल बॉर्डर पर मदरसे वाली साजिश। उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे आतंक के बारूद पर बैठे पाकिस्तान का एक और गोलमाल, कैसे 4000 आतंकियों को पाक साफ बताकर अपनी शराफत का ढोल पीटा गया। उसके बाद आपको ये दिखाएंगे शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस की सस्ती सियासत। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट इतिहास, जो गलत पढ़ाया जाता रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने आर्यों को बाहरी बताने की साजिश रची। भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी के हैं और ये संबंध सदियों पुराने हैं। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए पहले चीन ने साजिश रची और अब पाकिस्तान का षड्यंत्र सामने आया है। चीन पर तो नेपाल की आंख खुल चुकी है, पाकिस्तान पर भारत उसे समझा देगा। आखिर पाकिस्तान कैसे नेपाल बॉर्डर पर सटे शहरों में कट्टरपंथी जहर घोलने में जुटा है, आप भी देखिए। नेपाल बॉर्डर पर एलओसी जैसी साजिश। बिहार में कश्मीर जैसे आतंक का मंसूबा। बौखलाए पाकिस्तान का गहरा षड्यंत्र। भारत नेपाल बॉर्डर पर आतंकी अड्डे बनाने की प्लानिंग। कश्मीर में सुरक्षा बलों का जोश हाई है। जहां एक तरफ एलओसी पर घुसपैठ पर काफी काबू पाया गया है, दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट से आतंक की कमर तोड़ी जा रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने आतंक के लिए नेपाल बॉर्डर को नया टारगेट बनाया है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार हो रहे एनकाउंटर से जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहीं उसने भारत के खिलाफ एक और साजिश रचनी शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान काफी ज्यादा मात्रा में भारत नेपाल सीमा पर फंडिंग कर रहा है, जिसके चलते मदरसों और मस्जिदों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसका इस्तेमाल भारत नेपाल सीमा पर जिहादी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। दिल्ली दंगे और बेंगलुरु दंगे की तस्वीरें आपको याद हैं। कैसे कट्टरपंथी तकरीरों से भारत के सौहार्द को खत्म करने की कोशिश की गई थी। इस बार पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों को टेरर सेंटर बनाने की साजिश रची है। वहां दो तरह से आतंकी गतिविधियां फैलाई जाएं। सबसे पहले नेपाल बॉर्डर पर आतंकी अड्डे बनाए जाएं, जिन्हें मस्जिद और मदरसों की शक्ल दी जाए, जिससे किसी को शक न हो। इस सब के लिए फंडिंग का इंतजाम लश्कर तैयबा से किया जा रहा है। उसके बाद मस्जिदों और मदरसों को आतंकियों के छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए कट्टरपंथी तालीम दी जाए। उसके बाद वो आतंकी राह पर जाकर तबाही मचाए या फिर दिल्ली बेंगलुरु जैसे दंगे में शामिल हो जाएं। भारत नेपाल सीमा लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश तक ये अत्यंत संवेदनशील है और विगत में भी पाकिस्तान और चरमपंथियों द्वारा इस खुली सीमा का अपने लाभ हेतु प्रयोग करके भारत के ऊपर छद्म युद्ध और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का पूरा उनका प्रयास रहा है। नेपाल बॉर्डर पहले भी आतंकी घुसपैठ का जरिया बना है।
दरअसल भारत नेपाल के अच्छे संबंध होने की वजह से दोनों देशों के बीच बिना वीजा आने जाने की संधि है। जाहिर है सिक्योरिटी उन तमाम इलाकों में कम रहती है, जिससे पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है और ये पूरा खेल दावते इस्लामिया रच रहा है, जो हाफिज सईद के लश्कर तैयबा की एक विंग बताई जा रही है। पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया का एक आतंकवादी मुल्क है, उन्होंने 4000 जो लिस्टेड टेररिस्ट लिस्ट में थे उनको हटा दिया गया। अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो वही रहेंगे जो टेररिस्ट थे, वो तो बदल नहीं सकते। तो वो जो वहाँ की बड़ी बड़ी और जो संस्थाएं हैं जिसके वो थे पहले और बड़े उसमें बन करके और घातक सिद्ध होंगे वो हमेशा के लिए। पाकिस्तान की साजिश इतनी गहरी है कि उसने बाकायदा एक शख्स को जिम्मेदारी दी है जो बॉर्डर के पास वाले इलाकों में रेकी करके अपने आकाओं तक हर खबर पहुंचाता है, जिसका नाम मोहम्मद उमर मदनी है, जो लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने मोहम्मद उमर मदनी को दी है। मोहम्मद उमर मदनी पिछले कुछ महीनों में दरभंगा, कोलकाता और नेपाल से सटे यूपी के कई जिलों में रेकी कर चुका है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों का खुलासा किया गया है, जिसमें बिहार के सीमावर्ती जिले में इंडो नेपाल सीमा के पास बड़ी संख्या में मस्जिदें और गेस्ट हाउस हैं, जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामिया द्वारा फंडेड हैं, जहां एक 2 मंजिला गेस्ट हाउस बनवाया गया है, जिसके लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। ये सारी फंडिंग पाकिस्तान, भारत और नेपाल की दावते इस्लामिया शाखाओं द्वारा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत नेपाल बॉर्डर पर एक्टिव जिहादी समूह मुख्य रूप से पाकिस्तानी समूहों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि सीमावर्ती जिले रोहतहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसारी और बारा में विदेशी फंडिंग पर मदरसे और मस्जिद भारत के खिलाफ गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के नजदीक इलाकों को टारगेट करने के लिए आतंकवादी गुट लश्कर तैयबा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फैजाबाद में भी इस तरह की हिमाकत की है। हालांकि पाकिस्तान की इस तरह की साजिश के बारे में यूपी एसटीएफ ने भी करीब 6 महीने पहले योगी सरकार को इस बारे में आगाह किया था। तब यूपी में नेपाल बॉर्डर पर 257 मस्जिद मदरसों में टेरर फंडिंग का शक जताया था, जिसकी जांच के भी आदेश दिए गए थे। लेकिन यह शक इतनी बड़ी साजिश में तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन अब खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन में हैं। किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दंगे वाला मंसूबा बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ आतंकी मंसूबा, दूसरी तरफ शराफत का दिखावा। ये पाकिस्तान का ढोंग है जिसका पर्दाफाश भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी किया। पाकिस्तान ने 4000 आतंकियों को लिस्ट से बाहर करके दुनिया का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करने की कोशिश की, जबकि दुनिया जानती है कश्मीर में अमन है और पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है। आखिर कैसे यूएन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, जरा देखिए। पाकिस्तान में जैश चीफ मसूद अजहर खुला घूमता है। पाकिस्तान में लश्कर चीफ हाफिज खुलेआम तकरीरें पढ़ता है। पाकिस्तान में हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन की ऐशगाह है। पाकिस्तान में जैश कमांडर लखवी साजिशें रचता है। ये पाकिस्तान है जो आतंकियों को पालता भी है, पनाह भी देता है और दुनिया के सामने शराफत का चोला भी पहनकर रहता है। यकीन ना हो तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के इन किरदारों की हरकतें देख लो, फिर समझ लो कि कैसे ये सभी मिलकर इमरान खान की नाक के नीचे भारत के खिलाफ साजिशों की फेहरिस्त तैयार कर चुके हैं। जरा इनकी जहरीली जुबान सुनिए, समझ आ जाएगा। आज वो कहता है बलूचिस्तान को इंडिया ने आजाद करवाना है। ये बरमला तौर पर सारी दुनिया के सामने उसने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में तकरीर करते हुए ये बात कह दी है। इन जैसे आतंकी पाकिस्तान में रहकर अयाशी करते हैं, भारत के खिलाफ
आतंकी साजिशें रचते हैं और पाकिस्तान कहता है कि वो आतंक का सताया हुआ देश है। सोचिए, जो खुद आतंक पैदा करता हो, भला वो कैसे सताया हो सकता है। खैर, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखा है। उसने चोरी छिपे 4000 मोस्ट वांटेड आतंकियों को लिस्ट से बाहर कर दिया। टेररिस्ट वॉचडॉग लिस्ट से नाम बाहर करके आतंकियों को आम नागरिक बना दिया। अब उन आतंकियों को चोरी छिपे पीओके भेज दिया है, जिसे वो पीओके में आराम से रहें और फिर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में घुसपैठ कर जाएं। पाकिस्तान न भारत की आंखों में न दुनिया की आंखों में कितने भी कहानी कर ले, और मैं समझता हूं कि अगले अक्टूबर की जो मीटिंग FATF में है उनको एक बड़ा झटका लगेगा। जब तक वो खुद नेस्तनाबूद नहीं होंगे इसी के जरिए, तब तक उनको इस बात में अकल नहीं आएगी, और ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कारनामा अप्रैल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन किसी को खबर नहीं होने दी। पाकिस्तानी अखबारों में खबर छपी थी। कई नाम हटा दिए गए हैं क्योंकि सूची में 7000 नाम थे, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम, अफगान नागरिक, उचित पहचान नहीं होने की वजह से शामिल किए गए लोगों के नाम जैसी कई गलतियां थीं। इतना ही नहीं, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया था। भारत ने UN में पाकिस्तान की पोल खोल दी। भारत की तरफ से कहा गया, भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान अधिकृत भारतीय हिस्सों में आतंकवादियों का बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए वहां शिविर और लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। भारतीय राजनयिक ने यह भी कहा कि जब दुनिया कोरोना महामारी का मुकाबला करने में जुटी है, इस समय पाकिस्तान अपने आतंकी तंत्र को बनाए रखने के लिए 4000 से अधिक आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहा है। As esteemed members of HRC are aware, Pakistan has been abusing various HRC mechanisms and platforms for raising issues which are extraneous to the mandate of the HRC and which relate to internal matters of India, with a view to distract the attention of the international community from serious human rights violations committed by it against its own people, including its Indian territories occupied by it. We hope that Pakistan would desist from doing so. पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए भी किया था कि उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्टेड होने का डर था। इसीलिए दिखावे के लिए 4000 आतंकियों के नाम लिस्ट में डाले, और जब ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा टल गया तो नाम बाहर कर दिए। इतना ही नहीं, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का राग अलापा, जबकि भारत ने उसे पूरी तरह से धो डाला। बलूच, सिंध, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान में उसके जुल्मों की पूरी कहानी UN में बताई। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, लेकिन उसके 4000 आतंकियों को लिस्ट से बाहर करने से भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर बैठा है और साजिशें भारत को बर्बाद करने की रचता है, लेकिन कश्मीर से जैसे आतंक का सफाया हो रहा है, वैसे ही पीओके से भी होगा। इसी डर से पाकिस्तान ने बौखलाहट में ये कदम उठाया है, जिस मंसूबे का भी जल्द अंत होगा। कश्मीर से 370 हटाकर ये भरोसा मोदी सरकार ने जगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वंदे मातरम ब्रेक के बाद जाएंगे।
पाकिस्तान की ये साजिश है कि वो लिस्ट से बाहर किए आतंकियों को पीओके में फिर से ट्रेनिंग दिलवाए और भारत में बड़े हमले के लिए तैयार करे। लेकिन वो ये भूल रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के कश्मीर में छिपे आतंकियों में इतना डर बैठ गया है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जांबाज आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर मार रहे हैं। साउथ कश्मीर में आतंकियों ने बंकर बनाए, अनंतनाग में सेप्टिक टैंक में छिपे आतंकियों का एनकाउंटर, टॉयलेट टैंक के नीचे बंकर बने थे, उसमें भी अवंतीपुरा में वाटर टैंक में विस्फोटक छुपाया था। सुरक्षा बलों ने 52 किलो विस्फोटक बरामद किया, जबकि पहले जंगलों में आतंकी छिपा करते थे। पहाड़ों में गुफाओं के अंदर उनका ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब डर की वजह से रिहायशी इलाकों में ही बंकर बनाकर ये अपने आप को छिपाते हैं। सुरक्षा बलों ने इस साल 24 से ज्यादा बंकर ऐसे ढूंढ निकाले जो रिहायशी इलाकों में थे और इनको चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आगे और भी खबरें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।
टीएमसी सांसद और बांग्ला की चर्चित अभिनेत्री नुसरत जहां को कट्टरपंथियों से फिर जान से मारने की धमकी मिली है। नुसरत ने 17 सितंबर को महालया के मौके पर देवी दुर्गा के रूप में अपना एक वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाला। इसी के बाद वो फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हाथों में त्रिशूल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, नाक में बड़ी सी गोल नग और बदन पर सुंदर सी लाल साड़ी। मां दुर्गा के रूप में सजी धजी ये हैं नुसरत जहां, टीएमसी सांसद और मशहूर बांग्ला अभिनेत्री। नुसरत ने ये वीडियो 17 सितंबर को महालया के मौके पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिस पर उन्हें अपने फैन से जमकर तारीफ मिली, लेकिन नुसरत जहां के दुर्गा अवतार ने कट्टरपंथियों को भड़का दिया। उन्हें मुसलमान होकर देवी दुर्गा का रूप धारण करने के लिए कुछ ने खरी खोटी सुनाई तो कुछ सीधे जान की धमकी पर उतर आए। नुसरत जहां को क्या धमकी दी गई वो जान लीजिए। उन्हें कहा गया कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है, अल्लाह से डरो, क्या तुम अपने शरीर को ढक कर नहीं रख सकती। नुसरत के इंस्टाग्राम पर एक जनाब ने लिखा कि तुम मुस्लिम होते हुए हिंदुओं का समर्थन क्यों कर रही हो। तो एक और शख्स ये कहता नजर आया कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे हाथ में ये त्रिशूल कैसे हो सकता है। एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि तुम मुस्लिम के नाम पर धब्बा हो, हम ऐसी पोस्ट नहीं देखना चाहते हैं। बड़ी बात ये है कि नुसरत के दुर्गा रूप धारण करने पर उन्हें मिल रही धमकियों पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता सभी धर्मों, सभी समूहों के प्रतिनिधि होते हैं और उनको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी धर्मों के कार्यक्रम में शिरकत करनी होती है। लिहाजा धर्म गुरुओं से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, हमारा आग्रह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के डे टू डे की जो फंक्शनिंग है उस पर वो कोई टिप्पणी ना करें। नुसरत जहां ने पिछले साल दुर्गा पूजा के मौके पर पूजा पंडाल में आरती की थी, पारंपरिक धुरूची डांस किया था और सिंदूर खेला में भी वो शामिल हुई थी। तब भी कट्टरपंथियों की ओर से उन्हें धमकियां मिली थी, लेकिन नुसरत ने कभी इसकी परवाह नहीं की। इसी साल 19 जून को नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई थी, जो कि कई मौलानाओं को रास नहीं आया। इन मौलानाओं ने नुसरत के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था, लेकिन नुसरत ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। नुसरत ने खुलकर कहा था कि मैं वो करती रहूंगी जिसमें मुझे खुशी मिलती है। मार्क्सवादी इतिहासकारों को न जाने क्यों भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता से चिढ़ है। उनके इतिहासकारी का सारा दम भारत की सांस्कृतिक विरासत और एकता को विखंडित करने में लगता है। अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी सिद्ध करने की कोशिश की और ऐसा नैरेटिव सेट किया कि आर्य तो इस देश के मूल निवासी हैं ही नहीं। सबसे अफसोस इस बात का है कि अपने इस मनगढ़ंत सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए ये 6ठी क्लास के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते।
आर्य को बाहरी बताने की साजिश, संस्कृत को कमतर बताने का पाप, वामपंथी इतिहासकारों की जगलरी, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ और मनगढ़ंत इतिहास की घुट्टी मासूम बच्चों के गले उतारने की अद्भुत कला वामपंथी इतिहासकारों की विचारधाराई विशेषता है। और अपनी सनातन विरोधी मुहिम के लिए उनके पास सबसे टेस्टेड हथियार है NCERT। छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के मन में भारत की गौरवशाली संस्कृति और अतुल्य धरोहरों के प्रति नफरत पैदा करना इनका एक सूत्रीय एजेंडा है। आजादी से पहले ये काम फिरंगी इतिहासकार करते थे। आजादी के बाद इसकी ठेकेदारी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने हाथ में ले ली। वामपंथी इतिहासकारों की सबसे बड़ी मुहिम ये है कि येन केन प्रकारेण प्राचीन आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी और संस्कृत को आयातित भाषा साबित किया जाए। इसके साथ ही ये स्थापित किया जाए कि दक्षिण भारतीय भाषाएं संस्कृत से अलग हैं। देखिए अपनी इस मनगढ़ंत थ्योरी को NCERT की किताबों में कैसे स्थापित करते हैं वामपंथी इतिहासकार। छठी क्लास की NCERT की इतिहास की किताब हमारे अतीत भाग 1 के पेज नंबर 44 पर क्या लिखा गया है उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। साधारण सा दिखने वाले इस पैराग्राफ में उड़ेला गया वामपंथी फितूर शायद आपकी समझ में आ गया हो। दरअसल ये छठी क्लास के मासूम बच्चों के कोमल दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि उत्तरी और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं, यानी ये मध्य एशिया या यूरोप से आए आर्यों की भाषा हैं। कुल मिलाकर ये साबित करने की कोशिश है कि प्राचीन भारत की साधना संस्कृति का आधार रही संस्कृत भाषा भारत की मूल भाषा नहीं है। लेकिन भाषा के इस मनगढ़ंत और तथ्यहीन विभाजन के इस कोशिश में उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो आगे इसी पेज पर इसे और स्पष्ट कर दिया। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। वामपंथी इतिहासकार हिंदुस्तान या भारत जैसे शब्द से परहेज करते हैं। जहां भारत की बात होती है तो वे उसे उपमहाद्वीप लिखते हैं ताकि राष्ट्रीयता की भावना की भ्रूण हत्या हो जाए। रही बात संस्कृत और द्रविड़ियन की, तो इस सहज झूठ के जरिए वामपंथी इतिहासकार अपनी उसी पुरानी साजिश के मनगढ़ंत रेखा चित्र में रंग भरने का काम कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने आर्यन और द्रविड़ियन के बीच विभाजन की काल्पनिक रेखा खींची है। अगर आप, जिन्हें आज हम दक्षिण की भाषाएं कहने लग गए हैं, उनकी और संस्कृत की जो व्याकरण है या जो सिंटेक्स जिसे हम कहते हैं उनको मैच करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समानता है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे शब्दों की है जो आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से लिए हुए शब्द हैं। लेकिन आज ही की तरह अंग्रेज़ों के समय में भी जो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट था उसमें दो तरह के लोग थे। एक वो ग्रुप था जिसका ये मानना था, जो आज हम मान रहे हैं, कि ये भाषाएं आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से इन्होंने शब्द उधार लिए हुए हैं। लेकिन दूसरा एक ग्रुप था जो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा प्रभावशाली था। ये वो लोग थे जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हमारे देश में फैलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य यहाँ पे लोगों को, जो पॉपुलेशन है उसे बांट के उनको कन्वर्ट करने का था, क्योंकि बांट कर अगर आपस में उनमें सामंजस्य नहीं है तो उनको कन्वर्ट करना आसान है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रुप था ये ज़्यादा प्रभावशाली था, इन्हीं की थ्योरी को एकेडमिक्स में डाला गया और इन्होंने ये बात कभी स्वीकार नहीं की कि ये भाषाएं आपस में मिलती हैं।
दिक्कत यह है कि ऐसी मनगढ़ंत बातों को स्थापित करते हुए विचारधारा इतिहासकार संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के शोध कार्यों और स्थापनाओं को नजरअंदाज करने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का साफ मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने में सक्षम होगी। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान इस थ्योरी से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि संस्कृत और द्रविड़ियन भाषा अलग अलग भाषा परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान का मानना है कि द्रविड़ियन भाषाओं की 80% शब्दावली संस्कृत से आई है। वामपंथी इतिहासकारों को अपने देश के विद्वानों पर कम, गोरे अंग्रेजों पर ज्यादा भरोसा रहता है। लिहाजा हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साल 1944 से 1976 तक संस्कृत के प्रोफेसर रहे थॉमस बरो का ही उदाहरण लेते हैं। अपने शोध कलेक्टेड पेपर्स ऑन द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स में थॉमस बरो ने लिखा है, संस्कृत के हजारों शब्द किंचित परिवर्तनों के साथ तमिल भाषा में मिल चुके हैं। इसी तरह संस्कृत ने बड़ी संख्या में तमिल से शब्द ग्रहण किए हैं। दरअसल थॉमस बोरो का ये शोधकार 1968 का है, यानी औपनिवेशिक काल के बाद का। जाहिर है इसमें मिशनरीज इतिहासकारों का वो दुराग्रह नहीं है जिसके उत्तराधिकारी भारत के वामपंथी इतिहासकार बन गए। इसीलिए थॉमस बोरो वही लिख रहे हैं जो सच है। उनके मुताबिक द्रविडियन और संस्कृत एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन एनसीईआरटी के परम विद्वान छठी क्लास के बच्चों के लिए स्पष्ट विभाजन रेखा खींच रहे हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक्स की, या जिसे आज हम भाषा विज्ञान कहते हैं, उसका पूरा इतिहास देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही लिंग्विस्टिक्स पर आज तक भी है कि जो विदेशी थे, स्पेशली जो वेस्ट के लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, उनका कब्जा रहा है। तो ये जो संस्कृत को वो ओन करना चाहते थे। देखिए, कोई भी जो चीज़ बहुत श्रेष्ठ होती है, आप उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो इन्होंने, जो वेस्ट के स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी यही किया। फॉर एग्जांपल जर्मनी में उस समय जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, उस समय जर्मनी की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था, क्योंकि उनके पास अपनी श्रेष्ठता के लिए कुछ था नहीं। तो उनके जो लिंग्विस्ट्स थे, उन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की कि जो संस्कृत है वो यूरोप की भाषाओं के ज़्यादा क्लोज है, जबकि जो बाकी की जो मूल भारत की भाषाएं हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये उनका एक उद्देश्य, इससे जो ये लिंग्विस्टिक थ्योरी है इससे पूरा हो जाता था। दरअसल वैचारिक विष से भरे इन इतिहासकारों को ये बताने में दिक्कत है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए ये उसको यूरोपीय भाषाओं से जोड़ देते हैं, जबकि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ईसा से 500 साल पहले पाणिनि नाम के महान विद्वान द्वारा लिखा अष्टाध्यायी दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिए गए सूत्र दुनिया की हर भाषा के व्याकरण के सूत्रधार माने जाते हैं। पर अफसोस कि हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान का अतीत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसके बदले ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति भेदभावपूर्ण, अमानवीय और शोषक प्रवृत्ति की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की संस्कृति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत रही है और यही अपने बच्चों को समझाइए। यही है असल वंदे मातरम। जी हिंदुस्तान अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।